नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमेरिका में सिख युवक पर हुए हमले की सख्त निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने की मांग की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमेरिका में सिख युवक पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय दखल देने की मांग की है। यूएस में सिख युवक पर जानलेवा हमला किए जाने की पंजाब के सियासतदान खुलकर निंदा कर रहे हैं। भविष्य में ऐसे हमले ना हों, इसके लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से मांग की है कि ट्रंप प्रशासन से उच्च स्तर पर बात करके दखल दिया जाए। कैप्टन का आरोप है कि मोदी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने में नाकाम रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर विशेष हितों को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप सरकार की चापलूसी करने का आरोप लगाया है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। तो हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ जदों भी कोई बयान आता, प्रैस नोट आता कि सानू चिंता है, किल्ली चिंता जाहिर करने नाल कोई गल नहीं बनती। उत्थे उन्होंने दूत नूं बुला के उन्होंने सख्त ताड़ना करनी चाहिए है। उधर इस मसले पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि सिख समुदाय अमेरिका की तरक्की में योगदान दे रहा है। ऐसे में अमेरिकी सरकार को उनकी सुरक्षा का दायित्व निभाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी दौरे पर गए विदेश सचिव एस जयशंकर इस मुद्दे को ट्रंप सरकार के सामने जरूर रखेंगे। उस देश का भलाई कर रहे हैं, कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सेफगार्ड करना उस सरकार का फर्ज बनता है। और मैं उम्मीद करती हूँ इस फर्ज को नई सरकार समझेगी और जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है उसकी तरफ बहुत गंभीरता से देखेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जयशंकर जी वहाँ पे गए हैं, ज़रूर बातचीत करके जो नई सरकार बनी है इसकी तरफ वो ध्यान देंगे ताकि दुनिया की पीस मेंटेन रह सके और ऐसे का तनाव ना आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि भारतीयों के खिलाफ नफरत भरे अपराध करने वालों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन को खुलकर सामने आना चाहिए। कैमरामैन सौरभ के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। अमेरिका के सियाटल में सिख युवक पर हुए हमले के बाद वॉशिंगटन के गुरुद्वारे में अरदास का आयोजन करवाया गया। अमेरिकी सिख समुदाय ने ट्रंप सरकार को भारतीयों पर हो रहे हमले पर तुरंत अंकुश लगाने को कहा है। वाशिंगटन के गुरुद्वारे में सिख श्रद्धालुओं ने उन लोगों की सुख शांति के लिए अरदास की जो रोजगार की खातिर दुनिया के अलग अलग कोने में बसे हैं। दरअसल वाशिंगटन में सिख युवक को गोली मारे जाने के बाद से सिख समुदाय में रोष है। वाशिंगटन स्थित गुरुद्वारे के ग्रंथी ने इस तरह की हिंसा को मानवता के लिए खतरा बताया है। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੋਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਫਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ शांति बताओ। उधर अमेरिकी सिख समुदाय के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से ऐसे हमलों पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं झकझोर देने वाली हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रीय नेतृत्व को तुरंत आगे आना चाहिए। Especially the Sikh community, which is conspicuously can be recognized and be mistaken. We are very concerned as a community that we need to have the leadership of this country, the political leadership to come out strongly and speak against this kind of hateful acts. The whole technology sector, there's a lot of backlash which is going on against the Sikhs and the Indian community, whereas we want to probably make sure that the government is a strong force behind condemning these attacks which have been happening lately. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इससे पहले कंसास शहर में एक अमेरिकी व्यक्ति ने भारतीय मूल के इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमेरिकी सिख समुदाय का कहना है कि अमेरिका की तरक्की में वो योगदान दे रहे हैं और अल्पसंख्याकों पर हो रही हिंसा को रोका जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया।
डेरे से समर्थन लेने के मामले की जांच के लिए एजीपीसी की ओर से गठित कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर होला मोहल्ला के बाद पांचों सिंह साहिबान समीक्षा करेंगे। डेरा सच्चा सौदा से समर्थन के लिए हाजिरी लगाने वाले सिख नेताओं में अकाली भाजपा के अलावा कांग्रेस के सिख नेता भी शामिल थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा सच्चा सौदा सिरसा से समर्थन मांगने वाले सिख नेताओं की जांच के लिए अकाल तख्त के निर्देश पर एसजीपीसी ने कमेटी का गठन किया था। उस 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी गुरबचन सिंह को सौंप दी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी गुरबचन सिंह ने रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने 5 सिंह साहिबानों से इस रिपोर्ट पर चर्चा करने की बात कही है। होला मोहल्ला के बाद कभी भी 5 सिंह साहिबानों की बैठक बुलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट सौंपने पहुंचे अमरजीत सिंह चावला ने बताया कि कमेटी ने सभी पहलुओं की जांच की है और अब फैसला श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और 5 सिंह साहिबानों को करना है। इस 3 मैंबरी कमेटी ने सारी अपनी पट करके रिपोर्ट है वो अज सानू श्री अकाल तख्त साहिब विखे दे दिती है। आप लेके हाजिर होए ने इस दे उत्ते विचार करके पढ़ के परसों तक बाकी सिंह साहिबानां दे नाल विचार करके अगली मीटिंग दे विच लाए वो कीता जावेगा और होले महल्ले तो बाद जल्दी ही मीटिंग बुला के इस दे उत्ते जिहड़ी कार्रवाई कीती जावेगी। वो जहदा साहब नूं देती है। ये सीक्रेसी का मामला है, श्री अकाल तख्त साहिब का मामला है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ टोटल ਮੈਂਬਰ जिन्ने भी आ सारे जहदार साहब को आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। आपको बता दें कि हाल ही में कमेटी के सदस्यों ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। डेरा सच्चा सौदा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अकाली भाजपा के समर्थन का ऐलान किया था। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लहरागागा से पार्टी की उम्मीदवार राजेंद्र कौर भट्टल ने कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा किया। राजेंद्र कौर भट्टल ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। 11 मार्च को पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कैप्टन की कप्तानी में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसा इतिहास रचेगी, या फिर बादल परिवार लगातार तीसरी बार सूबे की सत्ता की चाबी अपने पास रखेगा। 11 मार्च को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बहुमत से पंजाब में सरकार बनाएगी। बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, लेकिन अच्छी बढ़िया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बन रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में शानदार जीत के बाद सुखबीर बादल ने उन विरोधियों पर निशाना साधा था जिन्होंने उनकी पार्टी को बेअदबी के नाम पर बदनाम किया था। सुखबीर बादल ने पंजाब में भी जीत का दावा किया था, लेकिन राजेंद्र कौर भट्टल का कहना है कि अगर सुखबीर बादल और प्रकाश बादल दिल्ली में प्रचार करने जाते तो बादल गुट को भी हार का मुंह देखना पड़ता, क्योंकि बेअदबी की घटनाओं से लोगों में इनके प्रति रोष है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇ ਰਹੋ, दूर रहो। शायद इस करके जित गए कि इतना तो दूर रहे हैं। राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को सीएम के रेस से बाहर बताया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री करार दिया। ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। बीबी राजेंद्र कौर का की नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर की रेस नहीं हाँ, चीफ मिनिस्टर रेस में हाँ नहीं, क्योंकि साडी पार्टी ने मैं डिसिप्लिन सोल्जर हाँ। ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कैप्टन साहब ने। पंजाब में कांग्रेस अगर जीत हासिल करती है तो यह उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। राजन गोसाई के साथ पुनीत पिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब की मौजूदा सरकार पर 6000 करोड़ के बिजली स्कैंडल का आरोप लगा है। आरटीआई कार्यकर्ता दलजीत सिंह के मुताबिक पंजाब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया। पंजाब में 6000 करोड़ का हुआ घोटाला, आरटीआई में हुआ खुलासा और खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग। पंजाब चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने पावर सरप्लस सूबा होने के तमाम दावे किए और पंजाब के लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने की अनेकों बातें की, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बिजली गुल हो गई और पावर कॉर्पोरेशन हरकत में आ गया। डिफॉल्टर्स पर बकाये की रकम वसूलने में विभाग जुटा हुआ है।
लेकिन अब पंजाब सरकार पर बिजली घोटाले के आरोप लग रहे हैं। एक आरटीआई के जरिए यूथ कांग्रेस के नेता दलजीत सिंह ने पंजाब सरकार पर बिजली विभाग में 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। 3 थर्मल प्लांट इन्होंने प्राइवेट लाए पंजाब च, जिहदे थ्रू एक लुੱਟ हो रही पंजाब दी पब्लिक मनी दी लुੱਟ किदां हो रही है जी। असी एग्रीमेंट किया इन्हां नाल 3 थर्मल प्लांट ने तलवंडी साबो, राजपुरा ते गोइंदवाल साहब। ये 3 थर्मल प्लांट्स नाल आपां एग्रीमेंट किया कि आपां 25 साल ही तुहाडे कोल इलैक्ट्रिसिटी खरीदांगे। और एग्रीमेंट किदां दा सी कि चाहे आपां इलैक्ट्रिसिटी खरीदीए ना खरीदीए तुहाडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दे अगेंस्ट आपां तुहानूं पैसे देवांगे। वो पैसा ट्रांसफर कितना होया पंजाब दी पब्लिक मनी। जिहड़ा राजपुरे वाला प्लांट है जी उन्होंने 3341 करोड़ रुपया, जिहड़ा तलवंडी साबों वाला 1600 करोड़ रुपया ते जीवीके वाले नूं 38 करोड़, टोटल हो गया 4984 करोड़। ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपया आपां इन्हां नूं एज ए फिक्स चार्ज देता बिना उन्हां कोल 1 रुपए की इलैक्ट्रिसिटी खरीदे। कि जिहड़ा वाला तलवंडी साबों पावर प्लांट है 5 रुपए 18 रुपए साहब की। उस तो बाद असी खरीदीए जीवीके वाले को 4 रुपए 90 रुपए के हिसाब नाल यूनिट, और नाभे वाले को प्लांट को खरीदी है NPL वाले को, नाभा पावर प्लांट वाले को 4 रुपए 17 रुपए के हिसाब नाल। और तुहानूं हैरानगी होगी वही इलैक्ट्रिसिटी असी जिहड़ी अपने सरकारी प्लांट ने उन्हां को खरीद रहे हैं 3 रुपए 34 पैसे, 3 रुपए 37 पैसे, 3 रुपए 41। अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी इस मामले की जांच की मांग कर रही है, तो वहीं अकाली बीजेपी कांग्रेस पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ये सारी चीज़ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ जानबूझ के किया गया कोई काम। हालात ऐसे सी उस वेले कि बिजली भी प्रोडक्शन करनी, जनरेशन करनी बहुत ज़रूरी सी। उधर श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने इस घोटाले को बेबुनियाद करार दिया है और साथ में यही बोला है कि सरकार किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर सरकार ने साल 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट आज पेश कर दिया। हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मनोहर सरकार का तीसरा बजट पेश किया। साल 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट पेश कर दिया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मनोहर सरकार का तीसरा बजट पेश किया। कैप्टन अभिमन्यु ने साल 2017-18 के लिए 1,02,329 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस शुभ वर्ष में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैं 1,02,329.35 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 90,412.59 करोड़ रुपए पर 13.18% की वृद्धि दर्शाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब खाद्यान्न खरीद कार्यों को छोड़कर बजट ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। 1,02,329.35 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय में 22,393.51 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च और 79,935.84 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 21.88% और 78.12% है। बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इजाफे की संभावना जाहिर की गई है। अभिमन्यु के मुताबिक 2017-18 में ये दर 9% से अधिक रहने की संभावना है। वहीं प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 5.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने स्थिर मूल्यों 2011-12 पर वर्ष 2014-15 के 5.7% की तुलना में 2015-16 में 9% की उच्च वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2016-17 में भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.7% की दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में यह 9% से अधिक रहने की संभावना है। प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 2015-16 में 6.6% के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 7.5% हो गई। वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 7.2% रहने की संभावना है,
जबकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 5.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा के गांव और शहरों के विकास के लिए 2 अलग-अलग योजनाओं का जिक्र बजट में किया गया। 15 से गांव के विकास के लिए सर छोटूराम के नाम से योजना शुरू होगी, जिस पर करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं शहरों के विकास के लिए मंगल सेन विकास योजना होगी, जिस पर 1000 करोड़ रुपए का बजट है। 1000 से 10,000 तक की आबादी वाले लगभग 1500 गांव के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय से मैं हरियाणा के महान नेता रहबर आजम दीन बंधु स्वर्गीय चौधरी छोटूराम जी के नाम पर दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के नाम से एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह योजना नाबार्ड से वित्त पोषित होगी। वर्ष 2017-18 के लिए मैं इस योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना के सृजन और मौजूदा अवसंरचना के रखरखाव के लिए मैं हरियाणा के महान नेता हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन के नाम से नई योजना मंगल नगर विकास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए आरंभ में 1000 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। हरियाणा सरकार ने अगले वित्त वर्ष में राजकीय घाटा 1% कम करने का लक्ष्य रखा है। कुलवीर दीवान के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन अभिमन्यु ने बजट में कृषि, शिक्षा, हेल्थ समेत हर क्षेत्र में विकास किए जाने की बात कही। अपने तीसरे बजट में कैप्टन अभिमन्यु ने किसी तरह का कोई नया टैक्स लागू नहीं किया। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु ने राज्य के घाटे को कम करने की उम्मीद भी जाहिर करते हुए हर क्षेत्र में विकास करने की बात कही। साथ ही इस बजट में कैशलेस प्रणाली पर भी जोर दिया गया। 2014-15 में राजस्व घाटा जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.9% था, वर्ष 2015-16 में कम होकर के 1.6% हो गया और वर्ष 2016-17 में इसके 1.33% रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैंने इसे 1% से भी कम करने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2019-20 के अंत तक मेरा लक्ष्य इसे शून्य पर लाने का है। 1000 रुपए से अधिक के सभी सरकारी भुगतान केवल डिजिटल पद्धति से किए जाएंगे। भीम ऐप के माध्यम से बिजली निगमों के बिल भुगतान और अन्य सरकारी भुगतान पर 5% की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 रुपए होगी। 2017-18 के हरियाणा के बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 3206.01 करोड़ का बजट रखा गया। ग्रामीण, सामुदायिक और पंचायत विकास के लिए 4963.09 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र वर्तमान सरकार के लिए विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। मैं वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3206.01 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 2698.80 करोड़ रुपए से 18.79% अधिक है। इसमें कृषि के लिए 1516.01 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 746.88 करोड़ रुपए। मैं वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 4963.09 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 3167.55 करोड़ रुपए पर 56.69% की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के लिए 3839.90 करोड़ का बजट रखा गया है। साल 2017-18 में शिक्षा पर विकास सरकार 14000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी। टिकी शिक्षा पर 17-18 में सरकार 487.84 करोड़ और कौशल विकास पर 487.39 करोड़ खर्च करेगी। 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3839.90 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 में 3323.95 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 15.52% की वृद्धि है। मैं बजट अनुमान 2017-18 में शिक्षा, मौलिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए 14005 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित बजट प्रावधान 2016-17 के 11825.67 करोड़ रुपए पर 18.43% की वृद्धि को दर्शाता है।
वित्तीय साल 2017-18 में सरकार खेलों पर 535.36 करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो ऊर्जा के क्षेत्र में 112.50 करोड़ खर्च करेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए सरकार ने 3,382.84 करोड़ का बजट रखा है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। अपने तीसरे बजट को हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सराहा है और हरियाणा के हर वर्ग की उम्मीदों का बजट बताया। अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त हमारे साथ हैं। जीएसटी के बाद सर पहला जो है बजट आपने पेश किया है, क्या जीएसटी का असर या फिर उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलेगा? तो निश्चित तौर पर जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम है। हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा निर्णायक मोड़ है हमारे अर्थतंत्र की दृष्टि से। इस जीएसटी से पूरे देश में एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर व्यवस्था लागू होगी। इस बजट में आपने कई ऐतिहासिक जो कदम हैं वो उठाए हैं। कहा जा सकता है कि कुछ परंपराएं हैं और उनको तोड़ा है। हमने परंपराओं को तो निभाने की कोशिश की है, लेकिन हमने कुछ नई रवायतें डालने का काम भी किया है। जैसे आपने कहा जो परंपरा बदली है, भारत सरकार में बदली है कि पहले बजट बनाते थे प्लान और नॉन प्लान, उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन होता था। अब प्लान बजट और नॉन प्लान बजट की डिस्टिंक्शन को समाप्त करके अब केवल मात्र जो पूंजीगत निवेश है वो बजट के अंदर वो आंकड़े दिए गए हैं कि जिस खर्चे से कुछ न कुछ निर्माण होगा, कुछ न कुछ ढांचा खड़ा होगा, तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विपक्ष ने आपके बजट को नीरस बताया है। खासतौर पर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़े मुद्दे एसवाईएल के उस पर उठाया है कि एसवाईएल के लिए कोई ज़्यादा पैसा नहीं रखा गया आपने। देखिए 100 करोड़ रुपए रखा, 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी 1000 करोड़ देंगे, और उससे ज़्यादा जरूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा भी देंगे। एसवाईएल बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। बजट में तो कोई कमी आने नहीं दूंगा। हरियाणा के बजट में इस बार एसवाईएल के निर्माण के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसके बाद अकाली दल ने कड़ा पलटवार किया। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट के प्रावधान का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाकर रहेंगे। हरियाणा के बजट में एसवाईएल निर्माण को पूरा करने के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने एसवाईएल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। साथ ही दोहराया कि जरूरत पड़ी तो एसवाईएल के लिए 1000 करोड़ के बजट का भी बंदोबस्त कर देंगे। उधर हरियाणा के इस कदम को लेकर अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आक्रामक नजर आईं। उन्होंने कहा कि हरियाणा चाहे जितना मर्जी बजट का प्रावधान करता रहे, लेकिन पानी की एक भी बूंद पंजाब से बाहर नहीं जाएगी। उन्होंने फिर दोहराया कि पंजाब के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी नहीं है, ऐसे में दूसरे राज्य को पानी देने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने तथा रावी व्यास के हरियाणा के यथोचित हिस्से का पानी लाने के लिए कृत संकल्प। इस उद्देश्य के लिए मैं वर्ष 2017-18 में विशेष तौर पर 100 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस गरिमामयी सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि एसवाईएल नहर को बनवाने के लिए अगर 1000 करोड़ रुपए की भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे। 1000 का क्या 1 लाख करोड़ का भी वो बजट रख लें, लेकिन पंजाब का एक टुकड़ा पानी पंजाब से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में पानी है ही नहीं। ये कांग्रेस सरकार ने हमारे राज्य के साथ ज्यादती करी थी। जब पानी का बंटवारा किया था पाकिस्तान के साथ, तब भी हमारा ही पंजाब का पानी सबसे ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया 60% और सिर्फ 40% इधर छोड़ा, और फिर वो 40% को भी दूसरे राज्यों के साथ बांट दिया। दूसरी बात ये है, जो मेन चीज़ जो मेरे को देखने में आई कि एक एसवाईएल जो है बड़ा मेन मुद्दा है, और ये है कि ये हरियाणा का लाइफलाइन है, और उसके लिए ये साल में सरकार ने केवल 100 करोड़ एलोकेट करा है। तो इसका मतलब ये है 100 करोड़ में तो नहर बनने से रही। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर पलटवार किया है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के बजट पर सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधी दल जमकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट क्या पेश किया। विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
इनेलो ने तो सरकार पर बाकायदा आंकड़ेबाजी करके जनता को गुमराह करने का आरोप जड़ दिया। इधर सीएम ने पलटवार करते हुए कह दिया कि सारा खेल ही आंकड़ों पर टिका है, इसीलिए हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाकर ग्रामीण गरीब के हित का बजट पेश किया है। बजट पूरी तरह से दिशाहीन और आंकड़ों का खेल है। केवल आंकड़ों में घुमाकर प्रदेश की जनता को बहकाना चाहते हैं। इन्होंने अपना जो वादे लोगों से किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया, और मैं तो इसको मिसलीडिंग द हाउस कहता हूँ। आंकड़ों से ही सारी दुनिया चलती है और आंकड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये पहली बार हरियाणा का बजट ऐसा है जो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ है, और 1 लाख करोड़ रुपए का बजट टच करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। हमने हर क्षेत्र में बजट की राशि को बढ़ाया है। किसान का विकास, कृषि क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना, सिंचाई की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना और अनुसूचित जाति के लिए बजट की जो प्राथमिकताएं दी गई हैं, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि हमने एक अच्छा बढ़िया बजट निकाला है। इस बजट के आधार के ऊपर विकास के काम। कैप्टन अभिमन्यु अपने बजट में राजकोषीय घाटे में कमी का दावा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की नेता इसे झूठा करार दे रही हैं। वहीं कुमारी सैलजा का भी कहना है कि मौजूदा सरकार राज्य के लोगों को कुछ नहीं दे पाई। बहुत जबरदस्त कर्जा जो है वो सरकार के ऊपर आ गया है, प्रदेश के ऊपर आ गया है। हमारी सरकार के समय तो 60 लाख कुछ इस तरह से था, 1 लाख से भी ऊपर 1,31,00,000 जो है वो कर्जा इस बार ही आ गया है। सो फिस्कल डेफिसिट जो जितना था विद इन रेंज था वो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ गया है। आपने देखा कि पिछले 2 सालों में भी जो भी इन्होंने कहा सब खोखले वायदे रहे। किसी भी मुद्दे पर ना हरियाणा में विकास की नाम की कोई बात है या किसी तरह से भी हरियाणा के लोगों को ये कुछ नहीं दे पाए। विपक्ष को लगता है कि सरकार के ताजा बजट से प्रदेश के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ नितिका महेश, प्री सी मीडिया।